आइए आज पढ़ते हैं हम लोग लाल एवं पीली मृदा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम मिट्टी के बारे में बताएं, फिर मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी दोनों हो गए। और अब तीसरा में है लाल एवं पीली मृदा, क्योंकि 6 प्रकार के मृदा के बारे में बताए थे, तो तीसरा आज है। तीसरा मृदा क्या है? लाल एवं पीली मृदा। अब इसमें देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी हिस्से में रवेदार, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बताते हैं। दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और कहाँ? 100 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा वाला क्षेत्र हुआ तो। यहाँ से और ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कहता है कि इस मृदा में लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण? लौहांश। लौहांश मतलब क्या हो? लौह का अंश। क्या लिखेंगे? लोहा का अंश, यानी लौह का अंश, यानी जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, यानी आयरन का अंश जिसमें होता है, वही उसी के कारण जो है यह लाल होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है कि जल योजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। यानी जल योजन कहने का अर्थ क्या हो गया कि जल का उसमें संरक्षण होना। और मूल रूप से यह ग्रेनाइट नीस जैसे रवादार आग्नेय चट्टानों से विघटित एवं रूपांतरित होने से बनती है। यानी ग्रेनाइट और नीस जैसे जो आग्नेय चट्टान है, उसका टूटना फूटना, उसके बाद उसका रूपांतरण होने के बाद जो है यह बनता है। आगे देखिए, कहता है कि इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कहता है कि लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्रों में स्थित है। देखिए, लाल एवं पीली मृदा जो है वह तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठारों में स्थित है। आ रहा बात समझ में? यहाँ 8 जगहों पर एकदम जो है मिलता है। कुछ कुछ राज्यों में जो है मिलता है। इसका जगह का नाम यहाँ बताया गया है, आप इसको समझ गए होंगे, आशा है हमें। आगे देखिए, कहता है जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। क्योंकि यह आप भी जानते हैं कि जैविक खाद जिसमें ज़्यादा डाला जाता है, यानी जैसे गोबर का खाद हो गया या ऑर्गेनिक, जैसे आप देख लीजिए, जैसे हमारे यहाँ अगर मान लीजिए गाय या भैंस भी अगर मर जाती है, गाय भैंस या कुछ मर जाती है, तो इससे क्या होता है कि वह जो है ज़मीन में जब जाती है तो इससे जो है भूमि उपजाऊ बनती है। आगे देखते हैं क्या होता है कि क्योंकि यह जो है जैव पदार्थ की कमी हो जाती है, इसके चलते यह काली और जलोढ़ मृदा के अपेक्षा थोड़ी कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? कम उपजाऊ, यानी कम उपजाऊ भूमि होती है। आगे देखिए, कहता है कि उर्वरकों का उपयोग कर इसकी उत्पादकता को बढ़ाई जा सकती है। जैसे हम जैविक खाद का अगर उपयोग करें, जैसे गोबर खाद जो होता है, या मान लीजिए कि हम कुछ ऑर्गेनिक खाद जो है डालते हैं, जैसे रासायनिक खाद नहीं डालते, अगर जैविक खाद को डालते हैं तो यह जो है उत्पादकता, ऐसा नहीं है रासायनिक खाद भी डालेंगे तो होगा, लेकिन उससे क्या होता है कि उपजाऊपन थोड़ा बढ़ता तो है, पर मृदा जो है उसमें कमी आ जाती है उपजाऊपन में। कहता है इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। इस मृदा में, यानी लाल एवं पीली मृदा में अगर सिंचाई की व्यवस्था अगर कर दी जाए, सिंचाई की व्यवस्था अगर की जाए, तो चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी फसलों को उत्पादन किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगली मृदा के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।